दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने पुर्तगाल के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। इस वीडियो में मैं डचों के आगमन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार डच हमारे देश में आए। सबसे पहले देखिए कि डच कहाँ से आते हैं। ये रहा यूरोप का मैप। यूरोप के मैप में पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। यहीं से डच वाले आए और भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किए। नीदरलैंड में एक रोटरडम बंदरगाह है जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से माल आराम से निकलता था और राइन नदी यहीं से निकलती है जो पूरे यूरोप में फैलती है। तो जब ये लोग व्यापार करते थे तो पूरे यूरोप में यहाँ से व्यापार कर लेते थे। सबसे पहले जब पुर्तगाल वाले भारत से व्यापार करते थे तो अपना माल लेकर पुर्तगाल में पहुँचते थे। पुर्तगाल से ये लोग इंग्लिश चैनल पार करके नीदरलैंड वाले यहाँ से सामान को उठाते थे और नीदरलैंड ले जाते थे और वहाँ पे पूरे यूरोप में व्यापार करते थे। व्यापार से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, जिससे इनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति बढ़ गया। फिर 1581 में नीदरलैंड पुर्तगाल से स्वतंत्र हो गया। पुर्तगाल स्पेन से। पहले स्पेन ने पुर्तगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद स्पेन, नीदरलैंड, ये सारे इलाकों पर स्पेन का कब्जा चल रहा था। लेकिन 1581 में स्वतंत्रता वहाँ पे होता है और स्पेन वासियों को नीदरलैंड से भगा दिया जाता है। उसके बाद नीदरलैंड अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है और अपनी नौसेना पे वर्क करना चालू कर देता है। अपने नौसेना को बढ़ाता है, जहाज रानी जैसा जहाज बनाता है। ऐसा जहाज जो पुर्तगाली स्पेन कभी बना नहीं पाए थे। पुर्तगाल स्पेन का जहाज बहुत भारी होता था। वो एक साल में अगर भारत की यात्रा करता था तो इनका जहाज 6 ही महीना में पहुँच जाता था। इनका जहाज बहुत हल्के लकड़ी से बनाया गया था, जिसको ज़्यादा ये भी खेने वाले लोग भी नहीं लगते थे। बहुत कम लोग लेकर जहाज़ को वहाँ तक जाया जा सकता था, बहुत दूर की यात्रा की जा सकती थी। तो डच जो है हॉलैंड, नीदरलैंड से आए थे। सबसे पहला अभियान इन्होंने 1595-96 में हाउटमैन के नेतृत्व में भेजा। हाउटमैन नीदरलैंड से निकला और 1595-96 में और वहाँ से पहुँचा सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा पहुँचा। क्योंकि ये पुर्तगाली से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहते थे। ये भारत में तो पुर्तगाली का पूरा व्यापार फैला हुआ था और पिछले वीडियो में मैंने बताया ही कि हरमुज से लेकर मलक्का तक का व्यापार जो संभाल रहे थे वो पुर्तगाली संभाले थे। लेकिन 100 सालों में थोड़ा पुर्तगाली बहुत ज़्यादा बुरे हो गए थे। वो बहुत एक तरह का डाकू कहलाते थे। हिंद महासागर में सबको लूटना, वहाँ के राजाओं को परेशान करना। मुगल सत्ता में भी उनका बहुत बड़ा हाथ लगा हुआ था। मुगल में अकबर हो या जहांगीर हो, शाहजहाँ से उनका बहुत अच्छा संपर्क था। बाद में चल के शाहजहाँ से उन्होंने युद्ध भी किया है। सोचिए उनकी सत्ता कितनी पावरफुल हो चुकी थी। मुगलों से भी पंगा ले लेते पुर्तगाली। इसी के नाते जब डच यहाँ से नीदरलैंड से निकले सुमात्रा की तरफ, पहला अभियान इसके हाउटमैन के नेतृत्व में, तो वहाँ के लोगों ने इनका सपोर्ट किया डचों का। क्योंकि दूसरा व्यापारी आया था यूरोप से, जो सोचते थे लोग कि ये पुर्तगाल जो हम पे बहुत ज़्यादा उत्पीड़न कर रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है या फिर उस इलाकों में बहुत ज़्यादा लूटपाट और डकैती कर रहा है, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। और डच भी ऐसा ही किए। वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा दोस्ती की तरह रहे, जिसके नाते वहाँ के राजाओं ने उनका सपोर्ट किया। आगे चल के तो कई राजाओं ने उनका टैक्स तक माफ़ कर दिया है। तो डच ऐसे ही अपने संबंधों से आगे बढ़े। 1595-96 में हाउटमैन नीदरलैंड से निकलता है, क्योंकि उसको तो पता था ही कि भारत का रास्ता किस प्रकार है और पहले से ही व्यापार को वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो पहला उसके अभियान, इसके हाउटमैन के नेतृत्व में पहला अभियान सुमात्रा पहुंचता है। सुमात्रा क्यों पहुंचते हैं? ये भारत में क्यों नहीं आते? क्योंकि भारत में पुर्तगालियों का बहुत दबदबा था, वो उनसे भिड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए वो डायरेक्ट सुमात्रा, इंडोनेशिया के शहर सुमात्रा पहुंचता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार करता है। देखा जाए तो भारत से अच्छा खासा मसाला इंडोनेशिया में उपजाया जाता है। इंडोनेशिया में काली मिर्च या फिर कई तरह के मसाले बहुत अच्छे प्रकार के मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का मानसून जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है मसालों के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा मसाला वहाँ से इकट्ठा करता है और वापस भारत के व्यापारियों से नीचे मिलता है, बस भेंट कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है, वापस नीदरलैंड पहुंचता है। जब नीदरलैंड पहुंचता है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जहां पहले वो पुर्तगाल से सामान को खरीद कर तब जाके ना नीदरलैंड में अलग जगह पे बेचता था, तो उसको थोड़ा सा महंगा पड़ता था। लेकिन अब वो डायरेक्ट जाके सुमात्रा से व्यापार करता है और वापस वहाँ नीदरलैंड में बेचता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यूरोप के हर कंट्री में उसको सामान अच्छे से रेट पे बेच देता है, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो वही पैसा जो होता है वो लोग लगाते हैं, वहाँ की नौसेना पे खर्चा करते हैं।
क्योंकि ये तो बस एक व्यापारी के रूप में उस दौरान आया था, तो ज़्यादा लोग उसको ज़्यादा छोड़ छाड़ तो नहीं किए कि हाँ कि चलो व्यापारी आया है तो ज़्यादा भारत में भी भीड़ा नहीं। वो तो चाहता था कि भारत को भी अपने कंट्रोल में करना चाहते थे ना, इसलिए वो जाते हैं सब और वापस से वहाँ 1602 में नीदरलैंड के संसद में एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम होता है यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बनाई जाती है संयुक्त रूप से वहाँ के संसद में और भेजी जाती है नीदरलैंड के द्वारा पूरा सेना के साथ, बारूद हथियार के साथ उनको वापस भेजा जाता है। कहाँ पर भेजा जाता है? वापस उनको सुमात्रा इंडोनेशिया में भेजा जाता है। जब वापस वो सुमात्रा पहुँचते हैं इंडोनेशिया के, तो वहाँ पे 1602 में बंताम शहर को जीत लेते हैं। क्योंकि अब तो उनको क्या चाहिए था, वो चाहते थे कि वहाँ पे एक कोठी बना ले, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। जहाँ से व्यापार, मान लो इंडोनेशिया छोटा मोटा तो जगह नहीं है, कई जगह से व्यापार करना है, कई जगह से सामान उठाना है, तो कई जगह से सामान उठा के कोई ऐसा जगह होता जहाँ पे उस सुरक्षित सामान को रख पाते। इसीलिए वहाँ पे एक बंताम शहर को वो जीत लेते हैं और वहाँ पे अपनी कोठी बना के स्थापित करते हैं। वहाँ से अपनी नौसेना को स्ट्रॉन्ग करते हैं और मौका देखते हैं कि कैसे पुर्तगाली भारत में कमज़ोर होके कि हम हमला करें। उसी को देखते हुए देखते हैं कि भारत के पश्चिमी भारत में पुर्तगाली का तो बहुत दबदबा है, क्योंकि पश्चिमी भारत के हिंद महासागर से वो दबाते हुए अकबर से अरब के लोगों को हटाते हुए हिंद महासागर पे दबदबा रखे थे। पश्चिमी भारत के कई इलाकों में उनका कोठी था, लेकिन पूर्वी भारत के कई इलाकों में उनकी कोठी उतनी नहीं थी। और यहाँ बंगाल में भी जो कोठी था, वहाँ से अकबर और मुगल वंश के जो भी शासक रहते हैं उनको भगा देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं से भिड़ने लगते हैं। जिनके दम पर वहाँ रहते हैं उन्हीं से लड़ाई करना चालू कर देते हैं बाद के पुर्तगाली। तो वहाँ से बंगाल से उनको भगा दिया जाता है। तो ये पश्चिमी इलाका एकदम आराम से इनको मिल गया कि यहाँ पे हम अपनी कोठी बनाएंगे तो हमको ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसी को देखते हुए सन 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं डच लोग। 1605 में क्या करते हैं? मसूलीपट्टनम में अपनी पहली वो लोग फैक्ट्री खोलते हैं। जो मसूलीपट्टनम क्या था? प्रथम कोठी, जहाँ से किसका उत्पादन वो करते थे? नील उत्पादन। नील का बहुत ज़्यादा डिमांड था। आगे वाले वीडियो में जानेंगे कि नील विद्रोह क्या है, नील का क्या उपयोग था, काहे नील के इतना झगड़ा होता था। तो मसूलीपट्टनम में नील की खेती करवाते हैं और नील का यहाँ से उत्पादन करके अपने देश लेके जाते हैं। 1605 के दौरान अम्बियोना द्वीप जीता जाता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप है, एक दो द्वीप नहीं, अब काफ़ी ज़्यादा द्वीप है। वहीं का एक द्वीप है जिसका नाम अम्बियोना है, जिसको डच जीत लेते हैं। उसी तरह 1613 में जकार्ता का द्वीप बेटेविया शहर बसाया। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है, वहाँ पे एक शहर बसाए डच लोग, जिसका नाम उन्होंने दिया बेटेविया। वहाँ से वो कंट्रोल करते थे पूरा व्यापार का। जैसे पुर्तगाली को देखिए, वो क्या किए हैं, व्यापार को बस क्या करते थे, यहाँ से माल उठाए और पुर्तगाल स्पेन में बेचे, बस यही उनका काम था। यूरोप से बाहर अपने व्यापार को ज़्यादा वो नहीं फैलाए। ये नहीं कि वो चाइना की तरफ चले गए या फिर नीचे की तरफ आ गए, कई जगह व्यापार को नहीं फैलाए। वो लगभग डाकू की तरह काम करते थे। एक समय तो ऐसा कहा गया है ना कि विश्व के जितने भी द्वीप हो वो पुर्तगालियों के ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। हर जगह के छोटे छोटे द्वीप अपना अधिकार जमाए थे और बस वहाँ से सामान लेते थे और अपने देश को भेज देते थे। लेकिन जो डच आते हैं वो क्या करते हैं, वो व्यापार को बढ़ाते हैं। यहाँ के बेटेविया शहर से वो चीन, जापान को भी व्यापार में सामान भेजते हैं। मतलब कि चीन को और जापान को भी सामान बेचकर जो धन राशि कमाते हैं अपने देश में ही नहीं लगाएंगे, तो ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। ये यहाँ पर नीदरलैंड, बेल्जियम और यूरोप के क्षेत्र में भी अपना सामान पहुँचाते हैं और चीन, जापान की तरफ भी अपने सामान को पहुँचाते हैं। उसी प्रकार 1641 में मलक्का, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि पुर्तगालियों ने इंडोनेशिया की मलक्का जनसंधि पे अपना कंट्रोल कर लिया था। अब वहाँ पे कार्टिज लगाते थे कि कोई भी लोग जाएगा इधर से तो पहले कार्टिज से पेमेंट पे करेगा तब वो लोग जाएंगे, नहीं तो उनका जहाज लूट लिया जाता था। तो 1641 में मलक्का को भी वो लोग डच लोग जीत लेते हैं। 1658 में श्रीलंका को भी वो जीत लेते हैं। श्रीलंका यहाँ पे ये रहा, भारत के बगल में ही रहा श्रीलंका। श्रीलंका के भी कुछ इलाकों को डच लोग जीत लेते हैं। डच लोग देखा जाए तो ज़्यादा लुटेरे की तरह नहीं थे, वो बस पुर्तगाली का जहाँ जहाँ आधिपत्य था उससे उनको जीतते जा रहे थे। 1659 में तंजौर को भी जीत लेते हैं। 17वीं शताब्दी का समय चल रहा था।
अब तो डच जैसे व्यापार करने आए थे उसी तरह अंग्रेज भी भारत में व्यापार करना चालू कर चुके थे। अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने आए थे और इन दोनों को तो शुरुआत में बड़ा दोस्ती रहा, क्योंकि पुर्तगाल हमारा ओपोनेंट था, तो पुर्तगाल से तो अपना ओपोनेंट की तरह लड़ाई कर ही रहे थे, लेकिन शुरू में दोस्ती के साथ। लेकिन बाद में जब पुर्तगाल कमज़ोर हो जाता है तो अंग्रेज और डच आपस में लड़ने लगते हैं और वहीं प्रतिद्वंदी के रूप में बहुत बुरी तरह से लड़ाई करते हैं। और आगे चल के क्या होता है, अंग्रेजों ने भारत से डच को भगा दिया, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, जैसे ही ये लोग इंडोनेशिया पे अपनी नौसेना को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रांग हो जाते हैं और पुर्तगाल जो है यहाँ स्पेन इस पर अधिकार कर लेता है, तो पुर्तगाल का पावर एकदम ख़त्म हो जाता है क्योंकि स्पेन अधिपत्य कर लेता है। तो यहाँ पे भी उनकी सेना कमज़ोर होने लगती है, पुर्तगाल की सेना। और भारत के लोगों को भी वो पसंद नहीं थे, क्योंकि ईसाई धर्म के द्वारा बहुत सारे लोगों का धर्म स्थानांतरण करवाते थे और राजाओं पे भी दबाव करते थे कि वो भी ईसाई धर्म को प्रमोट करें। मुगल वंश में भी अपना बहुत ज़्यादा दबदबा दिखाते थे। उत्पीड़न करना, सती प्रथा को, जैसे भारत में देखा जाए तो उस समय सती प्रथा को बहुत अच्छा माना जाता था, तो सती प्रथा को बंद करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, ये सब तरह की नीति लोगों के मन में एकदम मनमुटाव ला दी। तो पुर्तगालियों के खिलाफ लोग हो गए और यही समय का फ़ायदा उठाकर डच लोग यहाँ के राजाओं से दोस्ती किए और ये सब इलाकों पर अपना फैक्ट्री स्थापित किए। ये बस वहाँ के राजा भी अलाउ कर दिए कि चलो नया पर्सन आया है तो फैक्ट्री बनाएगा, व्यापार बस बढ़ाया जाएगा। तो बंगाल में कासिम बाजार, चिनसुरा और बिहार का पटना वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे क्या उत्पादन होता था, रेशम का, सोरा का, अफीम का। ये बहुत फायदेमंद वाला इलाका था। पुर्तगाली को तो बंगाल से कभी भगा दिया गया था। अब यहाँ पे कौन आ गए हैं, डच आ गए हैं। डच ने कासिम बाजार में, चिनसुरा में, पटना में अपनी फैक्ट्री खोल दी है और रेशम, सोरा, अफीम से उत्पादन कर रहे हैं। इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ मुनाफा होता था कि ये जो जगह था वो डायरेक्ट नीदरलैंड के कंट्रोल में चलता था। जैसे यहाँ मान लीजिए व्यापारी जो होते हैं तो अपना फ़ायदा भी देखते हैं, कुछ पर्सनल काम भी करने लगते हैं। डच में भी ऐसे ही लोग थे, कुछ अपना इलाका में पर्सनल काम कर रहे थे, लेकिन ये बंगाल का इलाका डायरेक्ट नीदरलैंड के कंट्रोल में चलता था। उड़ीसा का जो जगह है बालासोर, वहाँ से वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। उड़ीसा के बालासोर से वस्त्रों का। मसूलीपट्टनम से यहाँ प्रथम कोठी बनाया गया था, यहाँ से नील का उत्पादन होता था। पुलिकट से वस्त्र बारूद कारखाना बनाया गया। टकसाल स्वर्ण सिक्का बनाने के लिए उस स्वर्ण सिक्का का नाम पैगोडा रखा गया। ठीक है, पुलिकट से ये लोग क्या करते थे, वस्त्र का भी उत्पादन करते थे, बारूद की कारखाना यहाँ पे बनाए थे। और टकसाल सोने के सिक्के का निर्माण किया जाता था, जिसका नाम उन्होंने पैगोडा रखा था। 1690 तक इनका मुख्यालय पुलिकट था। भारत में 1690 तक इनका मुख्यालय पुलिकट रहा। नागपट्टनम 1690 के बाद मुख्यालय बना। नागपट्टनम 1690 के बाद बना है। सूरत, सूती अधिकतम मुनाफा क्षेत्र। सूरत में यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का इलाका यानी कि सूती का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। सूरत से ये सूती वस्तुओं का निर्माण करते थे जिससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। ये भी इलाका इनका बहुत ज़्यादा मुनाफा क्षेत्र वाला था। कोचिन, जो डायरेक्ट पुर्तगालियों का सबसे मेन प्लेस, जब वास्को डी गामा आता है तो कहाँ पे अपना सबसे पहले कोठी बनाता है, कोचिन नहीं ना बनाता है। तो मान लीजिए, सोचिए पुर्तगालियों जहाँ पे 100 साल पहले से ही वहाँ पे अपना दबदबा बना के रखे हैं, 100-150 सालों से, वहाँ पे भी 1663 में कोचिन को जीत लेते हैं। किसकी मदद से, डच और कालीकट के जो यहाँ वर्तमान में राजा होते हैं वो दोनों लोग मिल जाते हैं, डच और वर्तमान कालीकट के राजा, और पुर्तगालियों को हरा देते हैं और कोचिन पे भी अपना अधिकार डच लोग कर लेते हैं। एक समय ऐसा था 1750 के दौरान कि 39% व्यापार पर डच का अधिकार चल रहा था। भारत में एक ऐसा व्यवसायी भी रहे हैं जो डच कहलाते थे, वो सबसे ज़्यादा मुनाफा दिए हैं। अब जब तक वो रहे हैं बहुत ज़्यादा मुनाफा वाली कंपनी रही है। पूरे व्यापार के 39% पे डच का कंट्रोल था। इसी दौरान अंग्रेज भी भारत में थे, तो इन लोगों के बीच में प्रतिद्वंद्विता की युद्ध भी होती थी। कई युद्ध हुए, जिसमें 3 बड़े भी युद्ध हुए। अब बाद में एक युद्ध होता है जिसका नाम वेदरा का युद्ध कहलाता है। वेदरा युद्ध 1559 में होता है। 1559 में वेदरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के बीच में। पहले से तो छुटपुट युद्ध होते चलते आ ही रहे थे, ये बहुत बड़ा युद्ध होता है क्योंकि भारत में उतना ज़्यादा डच अपना कंट्रोल नहीं रखे थे। भारत में
उतना ज़्यादा बस व्यापार करते थे। डच की नौसेना इतनी स्ट्रांग नहीं थी भारत में, लेकिन ज़्यादातर सेना कहाँ रहती थी? इंडोनेशिया में। व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ से चल रहा था? इंडोनेशिया से चल रहा था। तो इसी तरह 1539 के जो वेदरा का युद्ध होता है, इसमें अंग्रेज बहुत बुरी तरह से डच को हरा देते हैं, जिसके कारण डच भारत के कई इलाकों को उनको छोड़ना पड़ जाता है। इसी तरह कई इलाकों को छोड़ते हैं, लेकिन कई जगह पे अपना व्यापार लेके चलते हैं। अंग्रेज अपना अलग व्यापार कर रहे थे और डच अपना अलग व्यापार कर रहे थे। और 1757 इसके पहले हुआ ही था, तो वहाँ से अंग्रेज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो ही गए थे। फिर उसी तरह वेदरा के युद्ध में इनको हरा ही दिए। 1795 में पेरिस की संधि होती है बाहर में, जहाँ पे लगभग सारी फैक्ट्री अंग्रेजों ने छीन ली। बाहर में यहाँ पर नीदरलैंड और इंग्लैंड का लगभग युद्ध चल रहा था, मतलब यूरोप के इस इलाके और इंग्लैंड के इस इलाके पे युद्ध चल रहा था, जिसमें यहाँ पे ये नीदरलैंड वाले हार जाते हैं। और यहाँ पे एक संधि होती है जिसका नाम पेरिस की संधि रखी जाती है। पेरिस की संधि के द्वारा ये इनको पावर मिल जाता है कि जितना भी फैक्ट्री है भारत में, जितना भी ये फैक्ट्री जो डचों का है, ये सब अंग्रेज लूट लेंगे, अंग्रेज अपने अधिकार में कर लेंगे। इसी के दौरान उन्होंने कासिम बाजार, चिंसुरा, पटना, ये जितना इलाका का इनका, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम, सारे जगह का ये फैक्ट्री अंग्रेज अपने अधीन ला लेते हैं। बस एक सूरत की फैक्ट्री को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि सूरत की फैक्ट्री से डचों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, तो उनको वापस कर दिया जाता है। आगे चलकर 1824 में डच फाइनली भारत को छोड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि एक सूरत की ही फैक्ट्री इनकी बची हुई थी भारत में, तो वो सोचते हैं कि अब फाइनली भारत छोड़ दिया जाए। तो 1824 में अंग्रेज़ों को अपना जो सूरत की फैक्ट्री उसको बेच देते हैं और पूरा व्यापार इंडोनेशिया से करते रहते हैं और अपने देश को भी चले जाते हैं। मतलब कि एक जगह पे वो सिमट जाते हैं, जहाँ पे पूरा टाइम में वो भारत पे भी अपना कंट्रोल करने लगे थे। जब अंग्रेज आए तो उनका भारत से भी कंट्रोल खोया और वो बस इंडोनेशिया से व्यापारी बन के ही रह गए। एक पेपर साइन हुआ जिसमें कहा गया कि अंग्रेज भारत में अपनी फैक्ट्री को कंट्रोल करेंगे, उसी प्रकार इंडोनेशिया में डच करेंगे। इंडोनेशिया के फैक्ट्री को अंग्रेज हाथ नहीं लगाएंगे, तो भारत की फैक्ट्री को डच भी अपना हाथ नहीं लगाएंगे। 1824 के बाद फाइनली डच जो हैं भारत को छोड़ते हैं। अब देखिए प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप देख रहे होंगे इतने सारे सन हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, सब पूछ लिए जाते हैं। नहीं, ये बस बताने के लिए था कि आपको बात समझ में आए। क्वेश्चन बस इतना पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में कौन डच आया, मतलब पहला अभियान कौन लेकर आया था? हाउटमैन लेकर आया। फिर पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ खोली गई डचों की? तो 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली गई। और यहाँ से प्रश्न अगर पूछना, अगर बीपीएससी में देखा जाए तो पटना से पूछ सकता है कि पटना से किस चीज़ का व्यापार था? तो रेशम, सोरा, अफीम का व्यापार था। और ये इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा व्यापार किस चीज़ का करते थे? तो काली मिर्च का करते थे। ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और डच से लगभग ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे और हमारे पढ़ने का तरीका आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।